हेलो एवरीवन, माफ़ करना थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ राइटिंग स्किल को लेकर। हालांकि ये टिप्स वही है जो लास्ट टाइम पर ही सीखी जाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ रटना है। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि राइटिंग स्किल में कौन सी चीज़ आपको कैसे लिखनी है और कितनी लिखनी है। ऑब्वियसली अब मुझे उम्मीद है कि आपका मराठी का पेपर अच्छा गया होगा। मुझे लग भी रहा है कि मराठी पेपर आपका अच्छा गया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं मराठी के पेपर के बाद। ठीक है। अच्छा। तो राइटिंग स्किल में आप लोगों को देखो, इंग्लिश में कैसे क्या करना है वो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, सभी के सभी राइटिंग स्किल के बारे में, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। और साथ ही मैं पर्सनल रिस्पॉन्स भी साथ में बताऊंगा। ठीक है। और इसके अलावा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा लास्ट मोमेंट टिप्स करके। ठीक है। हो सकता है दोनों वीडियो साथ में आ जाए। बस दो वीडियो मैं बनाऊंगा इंग्लिश के लिए। बाकी हिंदी के लिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा वीडियो बनाए। एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है मंडे को। ठीक है। मतलब सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक क्लास होती है, फिर दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक क्लास होती है। तो इतनी सारी क्लासेस करने के बाद फिर मन नहीं होता वीडियो वगैरह बनाने का। उसके अलावा असाइनमेंट सबमिशन भी था ट्यूसडे को, तो मंडे को तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। फिर वेडनेसडे को लैब फाइल सबमिशन था, तो ट्यूसडे को भी मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला। आज वेडनेसडे है तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है। तो देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पर्सनल रिस्पॉन्स की। तो पर्सनल रिस्पॉन्स में मैं बाद में आता हूँ, पहले डिस्कस करते हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में। देखो, राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग में आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप फॉर्मल लिखो या तो आप इनफॉर्मल लिखो। तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स टू राइट फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखने का एक ही फायदा है कि इसमें आपका बॉडी ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। इनफॉर्मल लेटर लिखने का क्या घाटा है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़े से कर जाओगे। ठीक है। हालांकि दोनों ही सही है, अगर आप लिखते हो तो दोनों ही सही है। हो सकता है आप 4.5 ले आओ इनफॉर्मल में भी, क्योंकि इनफॉर्मल जैसी आपकी इंग्लिश है ना, वो आपकी इनफॉर्मल लेटर के लिए ज़्यादा बेटर है। मैं मानता हूँ कि आप इंग्लिश में उतने एवरेज हो, उतने बेस्ट नहीं हो इंग्लिश में। ठीक है। तो ऐसा अगर सीन है तो आपके लिए मतलब इनफॉर्मल लेटर बेस्ट है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में ये मैटर नहीं करता है कि आपने मतलब अच्छी इंग्लिश मैटर नहीं करती है उसमें। उसमें ये मैटर करता है कि आपने मतलब कैसे लिखा है उसको, है ना। तो बेसिकली इनफॉर्मल लेटर में आप कैसे लिखते हो, जैसे आप किसी दोस्त को लिख रहे हो, किसी फैमिली मेंबर को लिख रहे हो। और ऑब्वियसली आप इंग्लिश जब भी बोलते हो अपने दोस्त से बोलते होगे, फैमिली मेंबर से बोलते होगे, फिर किसी से भी बोलते होगे। टीचर से तो इंग्लिश ऑब्वियसली बहुत कम बोली होगी, या फिर प्रिंसिपल से तो बात भी नहीं की होगी शायद। तो इनफॉर्मल लेटर का ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि आप लोग अगर इनफॉर्मली लिखते हो, इंग्लिश अपनी बहुत हल्की रखते हो, छपरी इंग्लिश रखते हो, तो काम चल जाता है आपका। ठीक है। फॉर्मल लेटर में इशू ये होता है कि फॉर्मल लेटर में आपको बहुत ही फॉर्मली बिहेव करना पड़ता है। ठीक है। लाइक रिस्पेक्टेड सर, एज यू नो, मतलब उसमें थोड़ा भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि आप एरोगेंट हो रहे हो, आप इगोइस्टिक एटीट्यूड में लिख रहे हो उस इंग्लिश को, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए फॉर्मल लेटर राइटिंग में। आप इनफॉर्मल में लिखते हो सब चलेगा, जैसे भी लिखो, है ना। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में सीन ये होता है कि इसमें आप लोगों को 3 से 4 पैरा लिखने होते हैं। और फॉर्मल लेटर में दो तो बहुत होता है, लेकिन इसके अलावा 3 पैरा भी आप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अब वो डिपेंड करता है पैरा कैसा है आपका, है ना। तो जैसा मैंने मराठी में बताया था वैसे ही इसमें भी बताऊंगा। पहले पैरा में आपका इंट्रो होगा फॉर्मल लेटर के लिए। दूसरे पैरा में क्या इशू होगा वो होगा। और तीसरे में सॉल्यूशन होगा। मतलब जैसे आपको मान लो लेटर लिखने के लिए आया कि एक लेटर लिखो। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो प्रिंसिपल से कि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर, चलो पिकनिक के लिए जाने दो, ऐसा मान लो एक टॉपिक है। ठीक है। हालांकि मराठी में मैं ले चुका हूं इस टॉपिक को। चलो एक और ले लो कि आपको वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स खेलने की परमिशन दे दे प्रिंसिपल। इस पे आप लोगों को लेटर राइटिंग लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इंट्रो दोगे कि आप हो कौन, तुम होते कौन हो ये कहने वाले। ठीक है। तो तुम मॉनिटर हो क्लास के, और स्टूडेंट्स तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए तुम ये पत्र लिख रहे हो उनको। फिर सेकंड पैरा में आप आओगे। सेकंड पैरा में आप इशू डिस्क्राइब करोगे कि सर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए, और क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ पे पड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाली होता है, तो प्लीज़ आप हमें परमिशन दीजिए कि हम लोग वहाँ पे, मतलब उसके बाद इस तरीके से इसको पूरा डिस्क्राइब करो। फिर थर्ड पैरा में तुम सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन मतलब प्लीज आप हमें परमिशन दीजिए वहां पे जाके स्पोर्ट्स खेलने की। और ये जो सॉल्यूशन वाला पैरा है ना, ये कम से कम 3 या 4 लाइन का होना चाहिए, बस 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं। इशू को आप डिस्क्राइब कर सकते हो 7-8 लाइन्स में भी। बाकी इंट्रो में आप 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन या फिर चलो 3 से 4 लाइन आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है। ऐसा 3 पैरा आप लिख सकते हो फॉर्मल लेटर में। हालांकि टीचर रिकमेंड करते हैं कि 2 पैरा लिखो। वो यूं रिकमेंड करते हैं कि इशू और सॉल्यूशन को एक ही पैरा में ले लो, लेकिन मैं मानता हूँ कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 पैरा में लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर ही है। बाकी इनफॉर्मल लेटर में पहले में हाल चाल, हाल चाल। ठीक है। दूसरे में जो भी आप लोगों को लिखना है टॉपिक, उस टॉपिक को आप लोगों को 2 पैरा में लिखना है। और फिर तीसरे में आप लोगों को फ्यूचर के बारे में लिखना है। फ्यूचर मतलब फिर कब लेटर लिखोगे, ठीक है, वो सब लिखना है आप लोगों को। तो ऐसा आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हो। अब देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो टॉपिक समझ में आता है उस लेटर को लिखो। आपको फॉर्मल लेटर वाला टॉपिक एग्जाम में समझ में आया उस पर लिखो, या इनफॉर्मल वाला जम रहा है वो लिखो। हालांकि मैं दोनों लिख के आया था। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम लोगों का आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोगों को नॉन वर्बल टू वर्बल करने से बेटर है वर्बल टू नॉन वर्बल करो। क्यों? क्योंकि वर्बल टू नॉन वर्बल करोगे ना, तो बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है देखो, वर्बल टू नॉन वर्बल, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल करो।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप लोगों को बेसिकली एक पैरा दिया रहता है, उस पैरा को आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या पाई चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यार तुम पाई चार्ट अगर बना रहे हो तो चांस क्या है कि तुम्हारा मार्क्स कटेगा? मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं रहता ना, इसीलिए इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग वर्बल टू नॉन वर्बल करो। बाकी अगर नॉन वर्बल टू वर्बल करते हो तो ये भी ठीक है, लेकिन मार्क्स कट ही जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि टीचर जिद्दी होता है ना यार, वो 5 में से 4 देता है, 5 में से साढ़े 3 देता है, यूँ कर देता है। लेकिन अभी मान लो नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल आया, उसमें आप लोगों को एक पैरा दिया है, उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे 2020 में आया था। और वो टेबल भी आपको बना के दिया है, सिर्फ कुछ 5 जगह खाली छोड़िए। 5 जगह तुम खुद ही लिख दोगे यार, है ना? तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल करो, लेकिन हो सकता है कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए, इसीलिए दोनों करके आओ। स्पीड तेज रखो एग्जाम में, दोनों करके आओ। ठीक है? अच्छा, तीसरा आता है आप लोगों का व्यू और काउंटर व्यू। नहीं, एक्सपांड द थीम या तो न्यूज रिपोर्ट आता है ना। ओके। फिर थर्ड आता है आपका व्यू और काउंटर व्यू, या तो ड्राफ्टिंग है स्पीच। सो व्यू, काउंटर व्यू, या तो ड्राफ्टिंग है स्पीच। इसमें वो क्या करेगा, आपको वो आपको एक टॉपिक देगा और उसके व्यू के बारे में लिखने को बोलेगा, या तो काउंटर व्यू के बारे में लिखने को बोलेगा, या तो दोनों भी बोल सकता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू राइट ड्राफ्टिंग स्पीच। इसका मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है। हाँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जिन इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज चेक अप द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियोस दैट यू हैव टू एक्सेस, दैट यू हैव टू वॉच। उसमें ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप लोगों को इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें आपको कुछ स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, ऐसा आप लोगों को मिल जाएगा। सो ड्राफ्टिंग द स्पीच इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर, मतलब फॉर यू टू राइट। ठीक है? व्यू और काउंटर में इशू क्या होता है कि यार कभी कभी हम लोग ज्यादा व्यूज प्रॉपरली लिख नहीं पाते। जैसे मान लो मोबाइल के ऊपर आ गया, या फिर एआई के ऊपर आ गया, या फिर बुक के ऊपर आ गया, या फिर बुक के ऊपर क्या ही आएगा, कुछ नहीं आ सकता। तो जो भी आएगा ये सारे टॉपिक्स ईजी हैं, लेकिन मान लो कुछ अलग टॉपिक दे दिया, क्या करोगे तुम बताओ? जैसे मान लो मैंने तुम्हें कोई टॉपिक दे दिया कि भाई रेन हार्वेस्टिंग के काउंटर व्यूज लिखो, क्या लिखोगे इसमें? रेन हार्वेस्टिंग के काउंटर व्यूज क्या लिख लोगे तुम? वही एक लाइन होगी तुम्हारे मन में। रेन, कुछ लोग को रेन हार्वेस्टिंग पता भी नहीं है। है ना? ऐसा हो सकता है। व्यू और काउंटर व्यू ज्यादातर एआई के ऊपर आ सकता है, या फिर बच्चों की हेल्थ हेल्थ के ऊपर आ सकता है, या फिर मतलब ऐसा बहुत सारा टॉपिक है, मोबाइल के ऊपर आ सकता है, या फिर मतलब जो भी है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर व्यू और काउंटर व्यू आएगा तो ये आप लिख लोगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उतना प्रॉपरली नहीं लिख पाओगे। और ड्राफ्टिंग का स्पीच का मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट आप लोगों को दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है राइटिंग स्किल के सभी टॉपिक्स की। उस प्लेलिस्ट को ओपन करो, उस प्लेलिस्ट में स्पीच ढूंढो, उससे पीडीएफ डाउनलोड करके प्रॉपरली पढ़ो और लिखो। स्पीच राइटिंग इज बेस्ट। बट फिर भी ऐसा है कि भाई स्पीच राइटिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया है क्या नहीं दिया, तो आप छोड़ सकते हो, आप व्यू और काउंटर व्यू लिख लो। हालांकि मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग स्पीच करके आया था। आइए फोर्थ टॉपिक देखते हैं। फोर्थ मतलब अब यहाँ से क्रिएटिव राइटिंग आ जाता है, ये आपका राइटिंग स्किल में था, अब क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है। तो क्रिएटिव राइटिंग में पहला आपका न्यूज रिपोर्ट या तो एक्सपांड द थीम में से एक करना होता है। और न्यूज रिपोर्ट या एक्सपांड द थीम में से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों न्यूज रिपोर्ट करो। जहां तक मुझे याद है मैं सिर्फ न्यूज रिपोर्ट करके आया था, एक्सपांड द थीम मैंने नहीं किया था। ठीक है? मैं न्यूज रिपोर्ट करके आया था, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी राइटिंग स्किल की, उसमें जाओ न्यूज रिपोर्ट वाले टॉपिक पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कि इशू क्या चल रहा है, मतलब वीडियोस रिकमेंड नहीं हो रहे स्टूडेंट्स को। जैसे मतलब बोर्ड एग्जाम आता था तो हमेशा क्या होता था कि हम लोगों का जो राइटिंग स्किल का टॉपिक वगैरह वो सब रिकमेंड होने लगता था स्टूडेंट को, लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूँ कुछ रिकमेंड ही नहीं हो रहा है किसी को। मतलब ना तो मेरे राइटिंग स्किल के वीडियोस किसी के पास जा रहे हैं, ना मेरे ग्रामर के वीडियोस किसी के पास जा रहे हैं। अब इसका क्या इशू है मुझे भी नहीं पता। हालांकि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, है ना? आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, सीईटी खत्म हो जाए, तो जब वर्डिक्ट निकलेगा मिशन 2024 का, जो ये चल रहा है मिशन 2024, इसका जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इशू क्या हुआ। तो फिलहाल रेकमेंड नहीं हो रहा है, तो आप लोग खुद से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह। बाकी एक्सपांड द थीम का क्या इशू होता है कि आप एक्सपांड, देखो एक्सपांड करने के लिए बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश और बहुत ही बढ़िया सा आप लोगों को एग्जाम्पल वगैरह देना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं लगता आप उतना प्रॉपरली कर पाओगे अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है तो। ठीक है? अगर नॉर्मल है तो फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है तो नॉर्मल नहीं है। ये मतलब कर नहीं पाओगे फिलहाल, तो न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग इज बेस्ट। आइए पांचवा टॉपिक। पांचवा होता है आप लोगों का नरेटिंग एक्सपीरियंस और राइटिंग स्टोरी। ठीक है? मतलब कोई एक्सपीरियंस आप नरेट करते हो, या फिर स्टोरी होती है जिसमें आपको एंडिंग दी रहती है और एक में आपको स्टार्टिंग दी रहती है। तो एक में आप लोगों को एंडिंग दी रहती है, एक में आपको स्टार्टिंग दी रहती है। स्टार्टिंग दी रहती है नरेटिंग एक्सपीरियंस में, जैसे आई वॉज बोर्ड इन द टिकट एंड देन सर्च फॉर द, सॉरी, आई वॉज बोर्ड इन ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन में बैठ गया, फिर मैंने टिकट के लिए अपने जेब में ढूंढा, आगे डॉट 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 छोड़ दिया। तो आप आगे कुछ भी लिख सकते हो। अब कोई यहाँ पे नॉर्मल बच्चा होगा तो वो क्या लिखेगा आगे, कि मुझे जेब में टिकट मिल गया, टीसी आया, मैंने टिकट चेक करा और मैं घर पहुंच गया। हो गई कहानी खत्म, एक्सपीरियंस हो गया नरेट। लेकिन कोई अगर कलाकार बच्चा होगा तो वो क्या करेगा? अब देखो यहाँ से कहानी बनाते हैं। ठीक है? ये कहानी लिखना मत बोर्ड्स में, जोक पर्पस के लिए देखो।
मैंने सर्च किया अपने टिकट के लिए अपनी जेब में, मुझे टिकट नहीं मिला। फिर मुझे याद आया यार टिकट तो मेरे से घर पे छूट गया, और अभी ट्रेन छूटने को 2 घंटे बचे थे क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी आया था। तो मैं ट्रेन से उतरा, मेरा घर सिर्फ 20 मिनट दूर था। मैं 15 मिनट में घर पहुंचा, और घर पहुंचकर मैंने देखा मेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई है, शीशा टूटा हुआ है और अंदर से कोई चोर बैठा हुआ है। तो मैंने अपने टिकट के लिए ढूंढा, तो मुझे पता चला कि मेरा टिकट नहीं मिल रहा है, क्योंकि टिकट जिस बॉक्स में रखा हुआ था वो बॉक्स किसी बैग में रखा हुआ था, और जो वो बैग था वो अलमारी में रखा हुआ था। और वो जो अलमारी थी वो कीमती लग रही थी, खजाने वाली लग रही थी। तो चोर ने अलमारी से वो बैग चुरा लिया, और बैग चुरा कर वो चोर जा चुका है शायद। फिर मैं निराश होकर वहीं पर बैठ गया। फिर मुझे किचन से आवाज़ आई किसी के चलने की, तो मैं किचन में गया, वो चोर नहीं बिल्ली थी। ठीक है। और जिस जगह पर मैं बसा था वो दिल्ली थी। अब समझते इसको, ठीक है। नहीं मतलब किचन से मुझे आवाज़ आई तो मुझे पता चला वो चोर की आवाज़ है। और फिर मैं जब किचन में गया तो वहाँ पे चोर जो था वो ब्रेड जैम खा रहा था। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा एक्सपीरियंस मत लिखना। ठीक है। देखो बढ़िया सा टॉपिक बताता हूँ। जैसे मैं ट्रेन में बैठा, तो मैंने सर्च किया अपने जेब में, मुझे टिकट नहीं मिला, तो तुरंत मैं ट्रेन से उतरा। मेरा घर 20 मिनट दूर था, मैं 20 मिनट में घर पहुंचा। अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 20 मिनट में घर पहुंचा, और जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि यार जो मतलब घर में चीज़ें हैं वो थोड़ी बिखरी पड़ी हैं। फिर मैंने थोड़ा सा देखा इधर उधर देखा, तो मैंने ध्यान से देखा तो भाई चोर जो था वो चोरी कर चुका था, बगल वाले घर से कर ही चुका था, हमारे घर में आ चुका था। बगल वाले घर से कर चुका था, ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि बगल वाले घर में शीशा टूटा हुआ था। तो तुमने तुरंत कॉल किया पुलिस को, और पुलिस आई, उस चोर को पकड़ कर ले गई। अब तुम्हारी ट्रेन छूटने में 40 मिनट बचा हुआ था, तुमने जल्दी जल्दी से अपना टिकट ढूंढा, टिकट तुम्हें मिल गया। अब ट्रेन छूटने में 30 मिनट बचा हुआ था, तुम बाहर निकले, बाहर ट्रैफिक मिल गई, ट्रैफिक में तुम्हें फंस गए। लेकिन ट्रैफिक में फंसने के बाद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुम डटे रहे, ट्रैफिक में डटे रहे। और कैसे ना कैसे करके 28 मिनट जब हो गया, 2 मिनट जब बचा था ट्रेन छूटने को, तुम ट्रेन के पास पहुंचे। और जब तुम ट्रेन के पास पहुंचे तो ट्रेन छूटने ही वाली थी, ट्रेन जस्ट चलना शुरू की, तुम पहुंचे, तुमने ट्रेन को चेस किया, ट्रेन आगे भागी, तुमने ट्रेन को चेस किया, ट्रेन आगे भागी। तुम जल्दी से ट्रेन में घुस गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। फिर तुम्हें पता चला कि तुम टिकट लाना तो भूल ही गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर तुम्हें पता चला कि तुम टिकट लेकर आए, तुमने टीसी को चेक करा दिया और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ठीक है। तो आई रिकमेंड कि इसमें दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। स्टार्टिंग आपको जमती है वो लिखो, या एंडिंग आपको जमती है वो लिखो। जैसे एंडिंग में कैसा मोरल दिया रहेगा लास्ट में, कि उसके बाद मुझे पता चला कि भाई लक नाम की भी कोई चीज होती है। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड लक। ठीक है। तो इसके पीछे तुम एक बढ़िया सी कहानी बना सकते हो कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, ये किया वो किया, लेकिन मुझे लाइफ में सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एक लक नाम की भी चीज़ होती है। मतलब ऐसा कुछ बना सकते हो, इमोशनल भी कर सकते हो आप लोग। जैसे मैंने एक इमोशनल स्टोरी लिखी थी शायद हिंदी में, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है। ऐसा सीन था। तो इस तरीके से आप लोगों को राइटिंग स्किल लिखनी है। अब देखो इसमें राइटिंग स्किल में जैसे आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, 5 में से 4 मार्क्स तक इजीली मिलते हैं। इनफॉर्मल लिखते हो 3.5 इजीली मिलते हैं। वर्बल टू नॉन वर्बल में 5 मार्क्स इजीली मिलते हैं, लेकिन नॉन वर्बल टू वर्बल लिखोगे तो 4 मार्क्स तक मिलेंगे। ड्राफ्टिंग स्पीच में 4 मार्क्स आराम से मिलते हैं, 3.5 नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग स्पीच में फॉर्मेट ये देखकर आपका टीचर खुश हो जाएगा कि वो कंटेंट थोड़ा बहुत देखेगा, 3 या 3.5 इजीली दे देगा। बाकी थोड़ा भी अच्छा रहा, थोड़ा भी आई मीन थोड़ा भी रहा, तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। न्यूज़ रिपोर्ट में 3.5 से 4 इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। 3.5 से 4 इज नॉट एन इशू इन एक्सपांड द थीम। ठीक है। या फिर न्यूज़ रिपोर्ट, मतलब न्यूज़ रिपोर्ट लिखोगे तो ज़्यादा मिलने का चांस है एज कम्पेयर टू एक्सपांड द थीम। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टार्टिंग या फिर नरेटिंग। इसमें 3.5 ही एक्सपेक्ट करो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशन की बात है, बाकी मिल गया तो अच्छी बात है। तो आपका टोटल हो रहा है 4+4+4+4+3। इसका मतलब आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। और कहीं इसमें गलती से आपको 5 मिल गया इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में, तो आपका 21 आ जाएगा। तो 25 में से 21 आ रहा है राइटिंग स्किल में, और क्या ही चाहिए। है ना। तो इंग्लिश इज वेरी इजी, इस तरीके से आप प्रिपेयर करो। ओके सो दिस इज फॉर टुडे। अच्छा पर्सनल रिस्पॉन्स बचा हुआ है ना, और कितना लिखना है वो भी बचा हुआ है। तो लेटर राइटिंग मैंने बता दिया, इतना लिखना है, 1.5 से 2 पेज, सॉरी 1.5 पेज होना चाहिए लेटर राइटिंग। 2 पेज भी मत टच करा दो, 1.5 से 2 पेज के बीच में रखो, कहीं पर टच मत करा देना 2 पेज। है ना। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर 1 पेज बहुत है, नॉन वर्बल टू वर्बल भी और वर्बल टू नॉन वर्बल भी। ठीक है। 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ। और अगर नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल कर रहे हो तो क्या ही पैराग्राफ। ठीक है। ड्राफ्टिंग स्पीच कम से कम 2 पेज होना चाहिए आपका, 2 पेज तो लिख के आओ बढ़िया से। ठीक है। न्यूज़ रिपोर्ट 1.5 पेज होना ही चाहिए, 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं, 1.5 पेज मैक्सिमम है। ठीक है। और ड्राफ्टिंग स्पीच भी 2 पेज मैक्सिमम है। बाकी नरेटिंग एक्सपीरियंस आप 2.5 पेज लिख कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2.5 पेज तक लिख कराओ, इतना लिख कराओ। अब आते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स पर। पर्सनल रिस्पॉन्स में देखो क्या करना है इंग्लिश में आपको। पर्सनल रिस्पॉन्स में देखो आप लोगों का जो क्वेश्चन वगैरह आता है उसमें हमेशा आपको सबसे पहली बात पॉजिटिव रहना है। ये कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है। मतलब जैसे आपको पूछा कि क्या आपको जीवन में कभी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है, अगर हुई है तो उसके बारे में लिखो। हैव यू एवर फेल्ट वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, इफ यू फेल्ट राइट समथिंग अबाउट दैट एक्सपीरियंस। ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे नहीं मुझे कभी इतनी ज़्यादा खुशी हुई नहीं, खत्म। ऐसा नहीं करना है।
आपको ऑप्टिमिस्टिक लिखना है। हाँ, मुझे एक बार बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरे एक बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए थे। उस समय मेरे पापा भी खुश हुए थे, मम्मी भी खुश हो गई थी, पूरे घर वाले खुश थे, है ना? मुझे इनाम दिया गया था, ये वो जो भी लिख सको, है ना? तो हमेशा पहली बात तो पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात, आप लोगों को इसकी जो लेंथ है ना, वो हाफ पेज के अबाउट रखनी है। हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा लिख सकते हो, बट हाफ पेज के अबाउट तो रखनी है मिनिमम। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स की मतलब 12-13 लाइन बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 ही मार्क्स का आता है। इसके अलावा आप इसमें 1.5 मार्क्स तक एक्सपेक्टेंसी अपनी कर सकते हो। बाकी इसमें जितना आप नॉर्मल रहोगे, जितना आप फॉर्मल रहोगे, उतना बेटर है, क्योंकि नॉर्मल प्लस फॉर्मल इज इक्वल टू गुड इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इसके अलावा आपको जरूरी नहीं है कि आप हार्ड हार्ड वर्ड प्रयोग करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल होती है, लेकिन कहीं कहीं पर वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे मेरी इंग्लिश बहुत नॉर्मल है, तो मैंने जैसे कोई एक्सपीरियंस लिखा अपना, और उस एक्सपीरियंस में मैंने कहीं पर एक तगड़ा सा वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, इट वॉज वेरी डेवास्टेटिंग। मैंने बाकी इंग्लिश छपड़ी लिखी है, बीच में मैंने डेवास्टेटिंग लिख दिया। डेवास्टेटिंग मतलब होता है खतरनाक, हार्ड, ब्रोकन, ऐसा कुछ ना। डेवास्टेटिंग मतलब जिसने तबाह कर दिया, तबाह करने वाला कुछ। ठीक है, ये चैप्टर कनेक्टिंग द डॉट्स में आई थिंक ये वर्ड। तो उसके बाद होता ये है कि भाई वो ऐसा हो जाता है कि जैसे तुम बहुत गरीब हो। ठीक है, तुम बहुत गरीब हो, सबको पता है कि भाई तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम एक दिन बहुत ही हार्ड कपड़े पहन के आ जाते हो। ठीक है, मतलब ब्लेजर वगैरह डाल के, कोट पैंट डाल के, सब कुछ पहन के आ जाते हो। तो होगा क्या उसमें, लोग जानते हैं तुम्हारी सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी तुम ये सब पहन के आ रहे हो, तो कितना अजीब लगेगा ये, कितना अजीब लगेगा। तुम समझ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? जैसे मान लो तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये तुम्हारा नहीं, चलो मान लो कोई नॉर्मल बंदा, आपका तो ऑलरेडी आ रहा है, क्या बात है यार। मान लो कोई एक अ, मच्छी वाला है, ठीक है, फिशरमैन है। तो उस मछुआरे का कैसा झोपड़ी होगा, एक झोपड़ी, या फिर बीच पे ही वो रहता होगा। ठीक है, वो बनियान लुंगी में वैसा रहता होगा वो मछुआरा। तो अब मान लो एक दिन वो कोट पैंट पहन के आ गया, कैसा लगेगा तुम्हें? अजीब लगेगा कि नहीं? वैसे ही तुम्हारी पूरी इंग्लिश एक तो छपरी है, बीच में तुम्हें कोई हार्ड वर्ड प्रयोग कर रहे हो एक दो, तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा, तो मत करो। सारा मूड खराब कर दिया, ठीक है, मत करो ऐसा। तो नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो, नॉर्मल ही लिखो। कहीं पर अगर तुम्हें हार्ड वर्ड याद आ जा रहा है, तो उसका कोई सॉफ्ट वर्ड चूज करके लिख दो। या फिर हार्ड वर्ड भी लिख रहे हो तो ठीक है, बट थोड़ा क्वालिटी को फिर बढ़ाओ उस हिसाब से। जैसे तुमने मान लो ऐसी इंग्लिश लिखी है जिसमें तुमने हार्ड हार्ड वर्ड को प्रयोग किया, तो उस वर्ड को जस्टिफाई करो। मतलब कैसे? जैसे मान लो उस बंदे ने एक दिन कोट पैंट पहन लिया, तो उसको ये इस तरीके से जस्टिफाई कर सकता है कि उस दिन वो अच्छा खाना भी खाएगा और उसने घर भी अच्छा बनवा लिया है। खैर, छोड़ो, वो सब नहीं समझ पा रहे होगे, हो सकता है, तो ठीक है, जैसा भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम ध्यान रखना, 12 से प्लस लाइन्स में पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना, 12 प्लस लाइन्स में। ठीक है, 1.5 मार्क्स तक एक्सपेक्ट करना, नॉर्मल रखना, लेंथ 1.5 पेज लिखना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। और कोशिश करना कि जितना ज्यादा आप रिलेटेबल लिख सको उतना बेटर है। ठीक है, मतलब कुछ अनरिलेटेबल मत लिख देना। रिलेटेबल इन द सेंस कि भाई जो वो चाहता है वो लिखो, जो वो सुनना चाहता है वो लिखो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें आपको एक क्वेश्चन है कि आप अपना गुरु किसको मानते हैं, उनके बारे में थोड़ा आप लिख सकते हो। जो वो सुनना चाहता है वो लिखो। तो आपको यहाँ पे ये नहीं लिख देना कि मैं अपना गुरु छोटा भीम को मानता हूँ, क्योंकि छोटा भीम लड्डू खा के बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वैसे ही मैं भी सोचता हूँ ना। बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है। बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में लिखो, छोटा भीम, अरे सॉरी, बड़ी पर्सनैलिटी मतलब किसी साइंटिस्ट के बारे में लिख सकते हो, अब्दुल कलाम जी के बारे में लिख सकते हो, या फिर MS धोनी के बारे में लिख सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसा लिखो। ठीक है, और यहाँ पे छपरी बना मत कर देना कि किसी फिल्म एक्टर को अपना आइडल बना लो। ऐसा मत कर देना इसमें, क्योंकि जो रियल हार्ड वर्किंग लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखो, है ना? माना फिल्म एक्टर भी हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ये चीज़ लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में क्या होता है कि भाई देखो, कोई भी बंदा हो, सबको पता है कि भाई जो हार्ड वर्कर्स हैं वो होते हैं जो मतलब देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, है ना? तो आप यहाँ पे किसी को भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास। तो उनके बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जो वो सुनना चाहते हैं वो लिखो, कोशिश यही करो। ठीक है, बाकी मन में सिर्फ इतना बिठा के जाना कि तुम्हें 12 प्लस लाइंस का लिखना है। कैंसलेशंस को फुल्ली इग्नोर करना है, कैंसलेशंस बिल्कुल नहीं करनी है, फुल्ली इग्नोर करना है। कैंसलेशन जैसे ही तुमने किया, तुरंत तुम्हारी वाट लग जाएगी। कैंसलेशंस को फुल्ली इग्नोर करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, चलिए, दिस इज इट। थैंक यू सो मच।